ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है लीनियर सिस्टम का। दिस इज अ लीनियर सिस्टम जिसके अंदर हमें 4 इक्वेशंस नजर आ रही हैं और 4 वेरिएबल्स हैं। हम इस पे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस क्या हैं? फर्स्ट है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। आप किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हैं बाय द सम ऑफ इटसेल्फ एंड अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो। यानी अगर सपोज करें आप ith रो के अंदर चेंज लेके आना चाहते हैं, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ith रो प्लस k टाइम्स एनी अदर रो दैट इज jth रो। दिस इज द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। कोई सी दो रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज ith and jth रो। एंड थर्ड इज किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो पूरी रो आपने खत्म कर देनी है, तो नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम इस सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें, ये जो पहली इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूं x1 प्लस 0x2 प्लस 3x3 प्लस 0x4 which is equal to 2. Second equation 0x1 plus x2 minus plus 0x3 minus 3x4 which is equal to 3. Third equation 0x1 minus 2x2 plus 3x3 plus 2x4 which is equal to 1. और fourth equation 3x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 7x4 which is equal to -5। यानी जिनके कोफिशिएंट्स यहाँ पे नहीं है वो जीरो हैं। यानी यहाँ पे x2 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट जीरो है, अगर x4 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट जीरो है। ये आपके पास 4 इक्वेशंस और 4 अननोन हैं। तो हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है 1 0 3 0 0 1 0 -3 और 0 -2 3 2 और लास्ट पे 3 0 0 7 और राइट साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं 2 3 1 -5 ये भी लिख दिए हैं। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स और राइट साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं को कंबाइन करके लिखना, दैट इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑक्सिलरी मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट 1 हमें नजर आ रहा है या नॉन जीरो नंबर आपको नजर आ रहा है, इससे नीचे सारे जीरो लेके आने हैं। तो 3 की जगह 0 हमने बनाना है, लेकिन रो किस रो को यूज करेंगे? फर्स्ट रो को। तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, रिप्लेस फोर्थ रो में चेंज लेके आएंगे। तो फोर्थ रो को पहले लिखेंगे R4 माइनस, यहाँ पे किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें? 1 को 3 से, तो -3 टाइम्स R1, ये आपके पास 0 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 0 है। 0 -9 -9 7 -0 7 और -5 -6 दैट इज -11। ये पूरी
1 से नीचे यानी नॉन जीरो नंबर से नीचे सारे जीरो हो चुके हैं। इट मींस सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से x1 एलिमिनेट हो चुका है। अब सेकंड इक्वेशन वो रखनी है जिसमें सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, उससे नीचे सारे जीरो बनाने हैं। इट मींस थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में से x2 को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, सिर्फ -2 की जगह जीरो लेके आना है। तो अगेन R3 के अंदर हमने चेंज लेके आनी है, R3 + 2 टाइम्स R2। सेकंड रो को यूज करेंगे, फर्स्ट रो को यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप फर्स्ट रो को यूज करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे 0 0 0, इसलिए हमने सेकंड रो को यूज करना है। तो सेकंड रो इज अ फिक्स्ड रो, R3 + 2 टाइम्स R2। तो ये आपके पास बनेगा 0, -2 + 2 0, 3 + 0 3, और 2 -6 -4 1 + 6 दैट इज 7। थर्ड रो इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे -9 की जगह जीरो लेके आना है, क्योंकि थर्ड रो वो होनी चाहिए जिसमें थर्ड प्लेस पे एलिमेंट नॉन जीरो हो, उससे नीचे सारे जीरो लेके आने हैं। 3 एक नॉन जीरो नंबर है, इससे नीचे सारे जीरो लेके आने हैं। तो अगेन रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे और चेंज किसके अंदर लेके आनी है, फोर्थ रो के अंदर। तो R4 + 3 टाइम्स R3, ज़ाहिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो -9 + 9 0, 7 -12 -5 एंड -11 + 21 दैट इज 10। तो आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिक हैं, कोई भी फ्री वेरिएबल मौजूद नहीं है। हम फोर्थ इक्वेशन से, फोर्थ रो से हम x4 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको लीनियर सिस्टम में लिखें, लीनियर इक्वेशन में लिखें, -5x4 विच इज इक्वल 10। तो x4 की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। ये x4 की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x3 की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। और x3 की वैल्यू और x4 की वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू आएगी। और इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन में जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे x1 + 3x3 विच इज इक्वल टू 2, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो पॉइंट है जिस पे ये तमाम लाइंस पास करती हैं, 3 -3 -1/3 एंड -2। अगर इसके करस्पॉन्डिंग हमने पोजीशन वेक्टर लिखना है, ये मेरे पास पॉइंट है जिससे ये तीनों जो लाइंस हैं पास करती हैं। अगर मैंने पोजीशन वेक्टर x लिखना है तो ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर। इसके कंपोनेंट्स 4 हैं, x1 x2 x3 और x4, which is equal to 3 -3 -1/3 और -2। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। ये एक पॉइंट है, इसका जो पोजीशन वेक्टर बनता है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दैट इज x वेक्टर। इस तरह देखें, अगर कोई आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट हो और उसके अंदर कोफिशिएंट्स मौजूद हों, और वो कोफिशिएंट्स किस किस्म के होने चाहिए। यहाँ पे मसलन आप हमारे पास एक सिस्टम है x1 + hx2 विच इज इक्वल टू 4 और 3x1 + 6x2 विच इज इक्वल टू 8। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो तो h क्या होना चाहिए, ये जो कोफिशिएंट है h, ये किस किस्म का होना चाहिए। अगर ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो तो h बताएं क्या होना चाहिए। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हम इसको कैसे देखेंगे। सिंगल वेरिएबल में हमने इक्वेशंस को स्टडी किया हुआ है कि कब इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, कब इसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमने ये जो दो आपके पास इक्वेशंस हैं
ये एक सिस्टम है, इसमें से हम एक इक्वेशन ऐसे फाइंड करेंगे। जब आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, उसका सोल्यूशन हम देख सकते हैं कि वो उसका सोल्यूशन किस किस्म का होगा। क्या उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, क्या उसके इनफिनिट मैनी सोल्यूशंस होंगे, क्या उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो वहीं से हम एच फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने एच फाइंड करना है अगर ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो। इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें गिवन है। यहाँ पे 3 को हम खत्म करेंगे, तो सेकंड रो को हमने रिप्लेस करना है R2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 माइनस 3h और 8 माइनस 12 दैट इज माइनस 4। सिंगल वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन आ चुकी है 6 माइनस 3h इंटू x2 विच इज इक्वल टू माइनस 4। 6 माइनस 3h। अब यहाँ पे देखें x2 की कब वैल्यू आएगी, ये तो नॉन जीरो है। अब ये जो हमने पढ़ा था इसी को यूज करना है। ये तो नॉन जीरो नंबर है, अगर x2 का कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा तो x2 की वैल्यू आएगी। नॉन जीरो होगा तो फिर भी इम्पॉसिबल है। तो इफ the coefficients of x2 is non-zero, then this system has a solution, then this system is consistent system। तो हमने कंडीशन लगा दी 6 minus 3h is not equal to 0, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, h is not equal to 2। तो h की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, 2 के अलावा जो मर्जी होगा इसकी ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। अगर h की वैल्यू 2 हो जाए, ये देख लें 6 minus 6 ये 0 हो जाएगा, 0x2 which is equal to minus 4 इनकंसिस्टेंट है। तो h की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। इसी तरह का नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां पे भी हम ऑपरेशन यूज करेंगे R2 प्लस 2 टाइम्स R1, ये 0 लाने के लिए, -2 प्लस 2 0, 4 प्लस 2h और 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है 4 प्लस 2h इंटू x2 विच इज इक्वल टू 0। इसको लीनियर सिस्टम में लिखा है। अब यहाँ पे देखें कि राइट साइड पे 0 है, x2 की यूनिक वैल्यू आती है अगर इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। अगर 4 प्लस 2h नॉन जीरो होगा तो x2 की यूनिक वैल्यू आएगी, और वो कौन सी होगी, वो 0 होगी, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय नंबर आपके पास 0 रिजल्ट आएगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इफ 4 plus 2h is non-zero, then the system has unique solution, then this system has a unique solution, क्योंकि x2 की वैल्यू 0 आती है। दूसरा ये है कि अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, अगर 4 plus 2h 0 के इक्वल हो जाए तो आपके पास h की वैल्यू क्या बनेगी, -2। यहाँ से आप h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, h की वैल्यू आपके पास -2 बन जाएगी, h is equal to -2। अब देखें अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो कंडीशन ये बन जाती है 0x2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि h की वैल्यू -2 है, -2 यहाँ पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। और पहले भी हम पुट कर चुके हैं 4 प्लस 2h इज इक्वल टू 0, तो 0x2 विच इज इक्वल टू 0 इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। कोई भी नंबर है जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। सो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, चाहे h की वैल्यू -2 हो, चाहे h की वैल्यू -2 न हो, दोनों सूरतों में आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट रहता है। तो इट मींस ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ h। कोई भी आप h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपके पास जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट रहेगा। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये सेम 20 और 21 सेम प्रॉब्लम्स हैं। Find the relation between G, H and K that makes this augmented matrix corresponds to a consistent system।
ये आपके पास कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम के करस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। एच, जी और के की वैल्यूज बताएं, कौन सी वैल्यूज हैं जो यहाँ पे पुट की जाएं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाए। या जी एच के में रिलेशन फाइंड करें, वो कौन सा रिलेशन है, यानी वो कौन सा चेक है जिसमें हम वैल्यूज पुट करने के बाद बता सकें कि इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपका सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा। तो अगेन हम वन वेरिएबल में इक्वेशन फाइंड करेंगे और वहीं से हम देखेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा, कब कंसिस्टेंट रहेगा, कब आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, फर्स्ट ऑपरेशन R3 प्लस 2 टाइम्स R1, ये तो ऑलरेडी जीरो है, -2 की जगह हम जीरो लेके आएंगे। R3 प्लस 2 टाइम्स R1, तो -2 प्लस 2 0, 5 -8 -3 -9 प्लस 14 5 और k प्लस 2g। नेक्स्ट ऑपरेशन थर्ड रो में हम अगेन जीरो लेके आएंगे, R3 प्लस R2, इन दोनों को ऐड करेंगे जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, तो k प्लस 2g प्लस h, k प्लस 2g प्लस h। अब देखें जो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन हमारे पास बनती है वो 0x3 विच इज इक्वल टू k प्लस 2g प्लस h। अगर ये जो रिलेशन है k प्लस 2g प्लस h, अगर ये नॉन जीरो हो जाए तो इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो नंबर मौजूद होगा। अगर ये जीरो हो जाए, 0x3 विच इज इक्वल टू जीरो, इफ k plus 2g plus h is equal to 0, then we have the infinite many solutions। फिर x3 की बेशुमार वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट रहेगा अगर k प्लस 2g प्लस h जीरो के इक्वल हो जाए। तो दैट इज द रिलेशन। कोई भी जी एच के जो इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, उनके करस्पॉन्डिंग ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट रहेगा। और ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। जो कि ओरिजिन में से पास करता है, और वो तमाम पॉइंट्स जो इस प्लेन के ऊपर मौजूद हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपके पास ये सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा। वो पॉइंट्स जो इस प्लेन के ऊपर नहीं हैं, ये उनके करस्पॉन्डिंग सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया है। इसमें देखें दो, अगर जी और एच सपोज करें आप अपनी तरफ से पुट करते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग आपके पास के की वैल्यूज आती चली जाएंगी जो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो वो तमाम पॉइंट जिस प्लेन के ऊपर हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपका सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा, अदरवाइज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। Suppose that this system is consistent for every values of f and g। देखें यहाँ पे g और h, g और f कोई भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट रहता है। इट इज गिवन टू यू। C और D के बारे में बताएं, कोफिशिएंट्स के बारे में बताएं, यानी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन C एंड D। जब भी वो कहेगा व्हाट कैन यू से अबाउट द कोफिशिएंट्स, तो इट मींस फाइंड द रिलेशन बिटवीन C एंड D, कि C और D में क्या रिलेशन हो, क्या कनेक्शन हो कि ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट रहे। तो अगेन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लें, R2 माइनस C टाइम्स R1, जहाँ पे C होना चाहिए, तो फर्स्ट रो को C से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये जीरो हो जाएगा। D माइनस 3C और G माइनस CF। तो वन वेरिएबल में यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, D माइनस 3C into x2 which is equal to
G minus C F. So this system is consistent for every G and F. तो राइट साइड पे जीरो भी नंबर हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो x2 की कब वैल्यू आएगी? जब इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा। x2 की यूनिक वैल्यू उसी टाइम आएगी जब इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा। तो दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ d minus 3c is not equal to 0. So that is the relation. ये आपके पास रिलेशन आ चुका है कि जब d minus 3c ये नॉन जीरो होगा तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट रहेगा और x2 की वैल्यू आएगी। इट मींस d 3 times c नहीं होना चाहिए। दैट इज द रिलेशन। जो इसको वायलेट करेगा, अगर ये इक्वल हो जाए तो सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू यूनिक उसी टाइम आएगी जब d minus 3c नॉन जीरो होगा। दैट इज द रिलेशन।